गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम नैनीवाल एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने तरंग प्रकाशिकी के एक नए टॉपिक को लेकर। पिछले वीडियो में हमने व्यतिकरण को समझा है बहुत अच्छे से और फ्रिंजों की चौड़ाई हमने ज्ञात करके देखी है, पथांतर हो चाहे कलांतर हो, उन सब की हमने बात की और ये भी बोला है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स का ही, और वो नया टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे विवर्तन की। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि विवर्तन की घटना होती क्या है, क्योंकि चीजों को फील करना जरूरी है, रटने के बजाय वो उचित रहेगा। तो यहाँ पे प्रकाश का तरंगों के मार्ग में, प्रकाश का तरंगों के मार्ग में स्थित अवरोधक के किनारों से मुड़ने। जैसे ही प्रकाश की कोई तरंग चलती है, यदि उसके मार्ग में कोई रुकावट आती है, रुकावट से मेरा मतलब प्रकाश के रास्ते में रुकावट कौन हो सकता है? एक अपारदर्शी माध्यम, वो रुकावट बन सकता है। तो अवरोधक के किनारे से मुड़ने और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहेंगे। कैसे? समझो इसको कि यदि ऐसा हुआ कि प्रकाश के रास्ते में कहीं रुकावट आ गई, जो प्रकाश तरंगे चल रही थी ये इस तरीके से, और हमें पता है कि प्रकाश तो हमेशा ही सरल रेखीय पथ में गमन करता है, वो हमेशा सीधा चलता है। यदि यहाँ मान लो कोई रुकावट हो गई, इस तरीके से कोई अपारदर्शी माध्यम रख दिया गया, तो अब क्या होगा कि इससे प्रकाश की किरणें टकराकर वापस परावर्तित हो जाएगी, वो आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन इसके किनारों से आने वाला प्रकाश तो आगे जा पाएगा, इसके किनारों से आने वाला प्रकाश तो आगे जा पाएगा। अगर मैं आगे कोई पर्दा मान लूं, तो ये तरंगे तो यहाँ लौट रही है, चलो यहाँ प्रकाश का होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ भी प्रकाश होना चाहिए, लेकिन जहां रास्ते में रुकावट आई है वहां क्या होनी चाहिए? छाया होनी चाहिए। और छाया से मेरा मतलब है कि बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। भाई यदि कहीं प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है तो बात तय है कि वहां पे क्या होना चाहिए? अंधेरा। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रकाश इसके किनारों से हल्का हल्का मुड़ने लगता है और हम देखते हैं वहां पे कि यहाँ बिल्कुल अंधेरा न होकर के कुछ एक मात्रा में प्रकाश होता है। बस ये यहाँ से जो मुड़ने की घटना है, प्रकाश की तरंगे मुड़ जाती है, इसे ही हम विवर्तन कहेंगे। और इसका एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कैसे? कि आप लोगों ने घर की खिड़कियों को देखा होगा, रोशनदान जिसे हम कह सकते हैं। तो रोशनदान पर क्या होता है कि मान लो किसी कमरे में एक रोशनदान इस प्रकार से है और बाहर सूरज से कोई किरणें आ रही है, तो हम देखते हैं कि एक किरण यहाँ, एक किरण यहाँ, यानी बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस खिड़की में से होकर प्रवेश करती है। लेकिन अंदर हमने कोई बल्ब नहीं जला रखा यदि, तो क्या होगा कि ये खिड़की का डायग्राम यहाँ पर तो हमें मिलेगा ही, एकदम तेज सूर्य का प्रकाश, क्योंकि किरणें सीधी आ रही है, सीधी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन खिड़की के यहाँ इतना सा हिस्सा यहाँ से प्रकाशमान होने के साथ साथ और क्या होगा कि ये किनारों से प्रकाश मुड़ेगा और पूरे कमरे में एक प्रकाश ये फैल जाएगा, प्रकाश को फैला देगा। कैसे? क्योंकि यहाँ खिड़की के जो दोनों किनारे हैं, उन किनारों से जैसे ही प्रकाश आके टकराया है, तो अब वो क्या करेगा? वहां से विवर्तित होगा। यानी जब भी किसी तार पे ऐसा मान लो प्रकाश पड़ेगा, तो वहां से वो प्रकाश विवर्तित हो जाएगा, फैल जाएगा। बस इसी घटना को हम प्रकाश का क्या कहेंगे? व्यतिकरण, सॉरी विवर्तन। तो ये विवर्तन चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मार्ग में स्थित अवरोधक के किनारों से मुड़ने, अवरोधक जैसा भी है, भाई चाहे वो खिड़की है या फिर आप कोई बीच में कोई पारदर्शी अपारदर्शी माध्यम रख रहे हैं, कोई पेंट किया हुआ, तो वहां वो उस हिसाब से रहेगा। और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में, भाई अवरोधक जहां है, अवरोधक की जहां छाया पड़ रही है, वहां भी प्रकाश जा रहा है, तो हमें ये बात बिल्कुल महसूस हो रही है कि प्रकाश यहाँ से मुड़ रहा है, तभी पहुंच रहा होगा। तो ये घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाएगी, इसको ध्यान रखना है। और घटना को प्रकाश तरंगों का क्या कहेंगे? यहाँ पे विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन उसका होगा। अब एक शर्त है, विवर्तन होने के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, आपतित प्रकाश मतलब आने वाले प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, वो अवरोधक की आकार की कोटि की होनी चाहिए, अवरोधक का आकार। और यहाँ पे प्रकाश तरंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो लगभग क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए एक दूसरे के। किस तरीके से?
भाई ये जो लेमड़ा है ये प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है और तरंग दैर्घ्य हमेशा अवरोधक के आकार की कोटि का होना चाहिए, तभी प्रकाश का विवर्तन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यदि कहीं पे अवरोधक का आकार बहुत बड़ा है और बहुत सूक्ष्म किरणें आ रही है तो उस स्थिति में भी विवर्तन मुश्किल होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं, सबसे पहले तो हम इस तरीके से इसको समझेंगे कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। ध्वनि तरंगों का भी परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, ये हम पढ़ते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं ध्वनि तरंगों का विवर्तन, लेकिन प्रकाश तरंगों का विवर्तन नहीं देख सकते। ठीक है ना? कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का विवर्तन हम देख पाएंगे लेकिन प्रकाश तरंगों का विवर्तन नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ध्वनि तरंग, मैंने बोला ना आपको, शर्त की आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जो भी प्रकाश आ रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य अवरोधक की आकार की कोटि की होनी चाहिए, अवरोधक का आकार उससे मिलता जुलता होना चाहिए। अब ध्वनि तरंगों की मैं यहाँ पे बात करूं तो उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो लगभग 1 मीटर की कोटि का होता है। 1 मीटर की कोटि का उसका तरंग दैर्घ्य होता है। और अगर हम अपने दैनिक जीवन में काम में आने वाले काफी सारे अवरोध है, चाहे खिड़की ले लो और भी कई सारे अवरोध हैं, उनका आकार भी क्या होता है, प्राय अवरोधक भी इसी कोटि के पाए जाते हैं। भाई ध्वनि की जो तरंग है, ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य हम कहें तो 1 मीटर की कोटि की होती है और 1 मीटर के आसपास हमारे अवरोधक भी दैनिक जीवन में खूब सारे हैं अगर देखें तो इस कारण से ध्वनि तरंगे हम इस तरीके से जो है इसको सुन देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्घ्य, अगर मैं प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य की बात करूं तो 10⁻⁷ मीटर, जो कि बहुत ही क्या है, कम है। तो ऐसी स्थिति और 10⁻⁷ मीटर यानी इतने सूक्ष्म अवरोधक प्राय नहीं पाए जाते दैनिक जीवन में। तो इस तरीके से ये यहाँ पे शर्त बनती है और ये आपकी विवर्तन की घटना है। अब एक बात और समझ लीजिए कि विवर्तन और व्यतिकरण, हमने इससे पहले व्यतिकरण पढ़ा है और इससे मिलती जुलती ही एक घटना पढ़ रहे हैं, विवर्तन। उसमें भी हमें कुछ काली सफेद फ्रिंजें प्राप्त हो रही है उसमें, और विवर्तन में भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है कि विवर्तन होने के लिए बहुत सारी तरंगे यानी अनंत तरंगे, हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हम व्यतिकरण की घटना पढ़ते हैं तो हम 2 तरंगे मान के चलते हैं और 2 स्रोत भी हम मान के चलते हैं, S1 और S2, और वहीं से आने वाली तरंगों को हम बिंदु P पर देखते हैं। एक S1 मानते हैं स्रोत और दूसरा उसके नीचे S2 मानते हैं और बिंदु P, और तब हम ज्ञात कर पाते हैं पदांतर S1P और S2P। लेकिन दोस्तों विवर्तन की जो ये घटना आप देख रहे हो, डिफ्रैक्शन की जो घटना यहाँ पे आप देख रहे हो, उसमें स्रोत 2 नहीं, जैसे हमने S1 और S2 2 स्रोत माने थे, ऐसे किरणें जा रही थी, लेकिन अब इनके बीच क्या होगी, तरंगे क्या होगी, अनंत। बस ये ध्यान रखना है, विवर्तन के लिए तरंगे अनंत होगी, जबकि व्यतिकरण के लिए हम कितनी मान के चलते हैं, 2। तो ये होता है आपका विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन, फ्रॉनहाफर विवर्तन। तो दोस्तों फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है और फ्रॉनहाफर विवर्तन क्या होता है, यहाँ ये स्थिति समझने के लिए बस इतना याद रखिए कि विवर्तन करवाने के लिए आवश्यक क्या है। एक तो पर्दा चाहिए, स्क्रीन चाहिए पहले तो, ठीक है ना, ये स्क्रीन, और यहाँ हमें एक प्रकाश का सोर्स चाहिए, एक प्रकाश स्रोत चाहिए, ये दूसरी चीज। और जब भी विवर्तन हमें कराना है, व्यतिकरण करवाना है, तो एक द्वारक के तौर पे हम कह सकते हैं, या फिर वो किनारे भी तो हमें चाहिए ना जहाँ प्रकाश जहाँ से मुड़ेगा, तो ये उसके किनारे हैं, किसी द्वारक में से प्रकाश को गुजरना पड़ रहा है, तो चूंकि प्रकाश तो स्रोत से निकल रहा है लेकिन टकरा कहाँ रहा है, इसके किनारों से, तो ये भी एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हो कि स्रोत का कार्य करेगा, ये दोनों भी स्रोत का कार्य करेंगे। तो जैसे ही पर्दा मैंने इसके सामने रखा और ये मैंने द्वारक रखा, तो याद रखिए कि फ्रेनेल विवर्तन कब होगा, जब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, सीमित होगी। तो कौन सा विवर्तन होगा, फ्रेनेल विवर्तन। और यदि इसका उल्टा ये हो रहा है कि द्वारक जो आपके पास है या स्रोत आप कह सकते हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी यदि क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तब आप कहोगे कि कौन सा विवर्तन हुआ है, फ्रॉनहाफर विवर्तन। कैसे, इस बात को समझिए। यदि इन दोनों के बीच की दूरी सीमित है तो यहाँ से जो भी तरंगाग्र निकलेगा, मैं कहूँ प्रकाश का स्रोत है, तो
तो इससे तो हमेशा ही गोलीय तरंगागर निकलेगा, क्योंकि प्रकाश का स्रोत मैंने ऐसा लिया है। तो गोलीय तरंगागर निकलेगा यहाँ से, और वो गोलीय तरंगागर यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गोलीय तरंगागर ही रहेगा पर्दे तक जब तक जाएगा, क्योंकि एक सीमित दूरी होती है तो वहाँ गोलीय का गोलीय तरंगागर ही पहुँचता है। लेकिन याद कीजिए उस स्थिति को जब मैंने आपको बताया था कि गोलीय तरंगाग्र कब प्राप्त होते हैं, समतल तरंगाग्र कब प्राप्त होते हैं, और बेलनाकार तरंगाग्र कब प्राप्त होते हैं। तो यदि दूरी की मैं बात कर रहा हूं कि दूरी सीमित है तो वहां गोलीय या फिर आपको बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल तरंगाग्र मिल सकते हैं। और यदि दूरी बीच में अनंत कर दी जाए, दूरी बढ़ा दी जाए, तो बिल्कुल तय बात है कि वहां कौन सा वाला जो है तरंगदैर्घ्य होगा जी, समतल तरंगदैर्घ्य होगा। तो बस इसी बात को ध्यान रखिए कि यदि दूरी सीमित है, पर्दे के और स्रोत के बीच की दूरी क्या है, सीमित। दूरी अगर सीमित है तो जो विवर्तन होगा उसे हम फ्रेनेल विवर्तन कहेंगे, और इसे बताने वाले वैज्ञानिक भी तो फ्रेनेल ही रहे हैं। अच्छा, फ्रेनेल का जब नाम मेरे को याद आता है तो एक चीज और याद आती है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया, हाइगेंस ने जब तरंग सिद्धांत दिया तो उसमें इन्होंने क्या बताया, हाइगेंस ने, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो हाइगेंस ने ये कहानी बताई है कि प्रकाश की जो तरंग होती है वो तरंग हमेशा ही कौन सी होती है जी, अनुदैर्घ्य होती है। लेकिन इस बात को स्पष्ट करने वाले कौन रहे हैं, फ्रेनेल। यानी कि जो हाइगेंस बात कर रहे थे वो असल में प्रकाश तरंगों की नहीं, हाँ सिद्धांत तो वो प्रकाश तरंगों का दे रहे थे, लेसन के शुरुआत में हमने पढ़ा, लेकिन सिद्धांत वो दे रहे थे तरंगों के बारे में, प्रकाश तरंगों के बारे में, लेकिन असल में उनकी ये बात बिल्कुल निर्धारित करती थी कि वो तरंगें कौन सी है, ध्वनि तरंगें। तो इसीलिए इन्होंने अनुप्रस्थ न कहकर के, फ्रेनेल ने क्या किया है, अनुदैर्घ्य न कहकर के इसको अनुप्रस्थ कहा है, और तभी इसकी व्याख्या ठीक से हो पाई है। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा कौन सी तरंगों की व्याख्या की जा सकती है, तो आप बताओगे ध्वनि तरंगों की, क्योंकि हाइगेंस ने एक छोटी सी मिस्टेक वहां पे की थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं और आप लोगों को ये बताता हूं कि फ्रेनेल विवर्तन तभी हो पाएगा जब पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी क्या रहे, सीमित। अच्छा, ये इसे आप स्रोत भी कह सकते हो, द्वारक भी कह सकते हो। एक बात और कर लूंगा मैं यहाँ पे कि यहाँ ये जो द्वारक है इसके बीच की दूरी और स्रोत के बीच की दूरी भी लगभग क्या होनी चाहिए, सीमित। किसके लिए, फ्रेनेल विवर्तन के लिए। और एक यहाँ पे एक बात और याद रखिए कि फ्रेनेल विवर्तन में हमेशा ही, फ्रेनेल विवर्तन में हमेशा ही तरंगदैर्घ्य कैसे होंगे, या तो होंगे गोलीय तरंगाग्र की मैं बात कर रहा हूं, और या तो गोलीय होंगे या फिर आपके कैसे होंगे, बेलनाकार तरंगाग्र। तो दोस्तों बात बिल्कुल स्पष्ट है, दूरी सीमित है तो निश्चित ही या तो गोलीय तरंगाग्र होगा या फिर कौन सा तरंगाग्र होगा, बेलनाकार। कब, जब फ्रेनेल विवर्तन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और लौट के आते हैं फ्रेनहाफर विवर्तन पे। अच्छा, फ्रेनहाफर विवर्तन है क्या यहाँ पे कि यदि इन दोनों के बीच की दूरी अनंत रखती है, इन दोनों के बीच की दूरी अनंत होने के साथ साथ एक स्थिति आप और सुन लीजिए कि भाई ये दूरी तो अनंत है, लेकिन यहाँ कहीं मैं प्रकाश स्रोत ले रहा हूं, तो प्रकाश स्रोत और द्वारक के बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। ये लीजिए, इनके दोनों के बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए, अनंत। अब जरा ध्यान दीजिए कि यदि द्वारक से प्रकाश का स्रोत अनंत दूरी पर है, तो जब भी स्रोत अनंत दूरी पे है, अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आती है, तो हमने लेंस और दर्पण में पढ़ा है कि वो किरणें हमेशा ही समांतर आती है। तो बस ये किरणें कैसी आएगी, यहाँ पे समांतर आ जाएगी इस तरीके से, है ना। ये किरण भी समांतर, ये भी समांतर, यानी जितनी भी किरणें आएगी दोस्तों उनको आना कैसे पड़ेगा, समांतर। क्यों आएगी समांतर, क्योंकि मैंने स्रोत के और द्वारक के बीच की दूरी को मैंने कितना माना है, अनंत, और अनंत से आने वाली किरणें हमेशा ही समांतर होगी। तो यहाँ ये किरणें समांतर होती है। अब अगर दूरी आगे भी अनंत है तो दोस्तों गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हमें यहाँ फ्रिंजें प्राप्त करने के लिए या इसका प्रकाश पर्दे पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक उत्तल लेंस की सहायता लेनी पड़ेगी।
चूंकि मैं इसको रहने देता ऐसे ही, लेकिन अगर ये ऐसे ही रहता तो ये प्रकाश की जो तरंगे है वो अनंत से आ रही थी, और अनंत से आ रही और आगे भी दूरी अनंत है, तो ये अनंत तक जाती और वहां इनको देख पाना संभव नहीं था। तो यदि ये प्रतिबिंब मेरे को यहाँ पे फ्रिंजे कह लो, प्रकाश कह लो, या उसका प्रतिबिंब कह लो, तो वो मेरे को यदि पर्दे पे प्राप्त करना है, यदि वो क्या करना है, मेरे को पर्दे पे चाहिए, तो मैं बीच में कौन सा लेंस रखूंगा, उत्तल। और उत्तल लेंस ही मैंने क्यों रखा, इसलिए रखा कि उत्तल लेंस किरणों को फैलाने का गुण रखता है। उत्तल लेंस किरणों को फैलाने का केंद्रित करने का गुण रखता है, और वो इसे केंद्रित करेगा तो आपको यहाँ पे तरंगे प्राप्त हो जाएगी कुछ इस स्थिति। वो हमेशा ही फोकस बिंदु पे केंद्रित करने का गुण रखता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए, फैलाने का गुण नहीं रखता है। चलिए, तो ये इसे क्या कर देगा, केंद्रित, और अगर केंद्रित कर देगा तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा। यहाँ जो भी तरंगे आ रही थी वो मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश यहाँ पे पर्दे पे प्राप्त कर लिया गया। तो इस प्रकार का जो विवर्तन है वो फ्रॉनहाफर विवर्तन कहलाता है। बीच की दूरी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सीमित तो फ्रेनेल, और बीच की दूरी यदि अनंत तो कौन सा हो गया, फ्रॉनहाफर। अच्छा, ये बात भी समझिए कि फ्रेनेल विवर्तन को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम भी फ्रेनेल रहा है, उसी के नाम पे उन्हीं को सम्मान देने के लिए। और फ्रॉनहाफर विवर्तन, फ्रॉनहाफर नाम के वैज्ञानिकों ने बताया है, वैज्ञानिक ने बताया है सॉरी, तो उनको सम्मान देने के लिए इसका विवर्तन का नाम भी क्या रखेंगे, फ्रॉनहाफर विवर्तन। तो आप याद रखिए अनंत दूरी, तो ये कहानी हो पाएगी। अच्छा, इसमें अभी प्रकाश किरणें जब जाके यहाँ मिल रही है एक बिंदु पे, तो ये जो बिंदु है इसे हम मध्य का बिंदु कहेंगे, बीच का बिंदु, और ये जो मध्य बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, ये पॉइंट अगर फ्रॉनहाफर विवर्तन है तो उसमें प्रकाशमान होगा, यानी कि कैसा प्राप्त होगा, आपको दीप्त प्राप्त होगा। और यदि आपके पास ये फ्रॉनहाफर विवर्तन नहीं हो रहा है, मान लो घटना कौन सी हो रही है, फ्रेनेल विवर्तन की, तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ बीच वाला, पर्दे के बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु वो प्रकाशमान रहे। वो कैसा हो सकता है, स्थिति पे निर्भर करेगा। यदि ये छोटा बड़ा है, द्वारक जो आप ले रहे हो साइज, अगर ये छोटा बड़ा है तो यहाँ पर ये बीच का मध्य बिंदु दीप्त भी मिल सकता है आपको, और आपको अदीप्त भी मिल सकता है। ये फिक्स नहीं है फ्रेनेल विवर्तन के लिए। लेकिन यदि फ्रॉनहाफर विवर्तन को आप देखो तो यहाँ मध्य बिंदु की स्थिति हमेशा ही फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि लेंस हमने रखा है और वो उसे फोकस के किरणों को मिलाने की कोशिश करेगा और मिलाएगा भी। और जब भी किरणें यहाँ पे मिलेगी, तमाम सारी तरंगे यहाँ पे मिलेगी, तो हम कहेंगे कि ये मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, प्रकाशमान। और प्रकाशमान को हम क्या कहते हैं, दीप्त या प्रदीप्त। तो हमेशा ही स्थिति कैसी बनेगी, इसमें मध्य बिंदु की दीप्त, और इसमें कैसी बनेगी, दीप्त भी बन सकती है और अदीप्त भी बन सकती है। ये बात निर्भर करती है बिल्कुल ये जो द्वारक है इनकी साइज पे, कितना द्वारक आपने रखा है, या फिर क्या इनके बीच की स्थिति होगी। तो ये होता है इसमें दोनों विवर्तन के प्रकार। और अब हम चर्चा करेंगे कि फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहाफर विवर्तन में अंतर यहाँ पर मेन रूप से क्या है। अब दोस्तों हम दोनों विवर्तन में अंतर पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है फ्रेनेल विवर्तन को और हमने पढ़ा है फ्रॉनहाफर विवर्तन को। इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि कई बार अंतर को लेकर भी सवाल इसलिए जाता है, तो ये बात जरूरी भी है। तो देखिए, सबसे पहला अंतर तो कि स्रोत व पर्दा जो है वो विवर्तक से सीमित दूरी पर होना चाहिए, जैसा कि मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है कि एक तो स्रोत जो जहाँ से प्रकाश निकल रहा है और दूसरा पर्दा, ये दोनों विवर्तक से सीमित दूरी पर होने चाहिए। ये पहली शर्त है इसकी। लेकिन इसमें क्या है कि स्रोत व पर्दा विवर्तक से अनंत दूरी पर होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें, सही है। और दूसरा जो इसका अंतर है वो ये है, इसमें आपतित व विवर्तक तरंगाग्र गोलीय या फिर बेलनाकार होंगे। आपतित का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश स्रोत से द्वारक तक आ रहे हैं वो तरंगाग्र भी, और जो द्वारक से गुजरने के बाद पर्दे तक जा रहे हैं वो तरंगाग्र भी या तो गोलीय होंगे या कैसे होंगे, बेलनाकार। ये दो स्थितियां बनना
फ्रेनेल विवर्तन में संभव है, या तो कैसा गोलीय और या कैसा बेलनाकार। अच्छा दोनों, एक तो आपतित तरंगाग्र भी जो आ रहा है द्वारक के पास जो, और एक द्वारक से विवर्तित होके क्या कर रहा है, जा रहा है, दोनों तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार। लेकिन फ्रॉनहाफर विवर्तन में ऐसा नहीं होता, इसमें आपतित व विवर्तक तरंगाग्र भले ही तो आने वाला हो और भले ही क्या हो, जाने वाला, दोनों के दोनों तरंगाग्र जो है वो यहाँ पे समतल प्राप्त होंगे। जैसे कि हमने अनंत से किरणें आती हुई मानी, तो अनंत से तो हमेशा ही किरणें कैसे आती है भैया, इस तरीके से समांतर आती है, और चूंकि किरणें समांतर आती है तो कौन सा तरंगाग्र हुआ, हमने 3 प्रकार के तरंगाग्र पढ़े जिसमें से समतल तरंगाग्र यहाँ पे बन रहा है, तो वो समतल का समतल रहेगा जब तक वो अनंत पर पहुंचेगा। हालांकि ये बात बिल्कुल अलग है कि हमने यहाँ पे लेंस रख दिया और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे मिला दिया, ये बात अलग है। लेकिन यदि लेंस की हम बात नहीं करें तो अनंत तक तो जाएगा ही, तो तरंगाग्र कैसा होगा, आने वाला और जाने वाला दोनों समतल होंगे। अच्छा ये बात भी बता दें कि व्यतिकरण की जो घटना है, व्यतिकरण की जो घटना है वो 2 तरंगों के अध्यारोपित होने से होती है, लेकिन यहाँ पे 2 तरंगे अध्यारोपित नहीं, बल्कि हम यूं कहेंगे कि जो तरंगाग्र है, 2 तरंगाग्र एक ही तरंगाग्र से मान लो तरंगाग्र बन रहा है, उससे आगे द्वितीय तरंगिकाएं निकलती है ना, भाई तरंगाग्र बना, मैंने आपको बताया था किस तरीके से गोलीय तरंगाग्र बनता है, और फिर यहाँ से द्वितीय तरंगिकाएं निकलना शुरू होती है। द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत भी हमने वहां पे पढ़ रखा है, तो ये कहलाती है द्वितीय तरंगिकाएं। अच्छा इन द्वितीय तरंगिकाओं के मिलने से क्या होता है, विवर्तन, और यदि 2 तरंगे आपस में अध्यारोपित होती है, 2 समान, मान लो कला संबंध स्रोत से तरंगे निकली है, कला संबंध स्रोत हमने पढ़ा है, तो जो तरंगे कला संबंध स्रोत से निकलती है और 2 तरंगे आगे जाके अध्यारोपित होती है, वहां होता है व्यतिकरण, कंसेप्ट को समझिए। और विवर्तन कब होगा, जब एक ही तरंगाग्र से द्वितीय तरंगिकाएं निकलेगी, द्वितीय तरंगिकाएं निकलेगी, वो तरंगिकाएं आगे जाकर के यदि मिलती है तो घटना बनती है कौन सी, विवर्तन की। अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा अंतर, इसमें प्रेक्षण बिना लेंस या दर्पण के लिया जा सकता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रेक्षण यानी कि आगे जो प्रकाश पड़ता है, किसी खिड़की से आ रहा है और आगे प्रकाश पड़ता है, कोई लेंस लगाने की हमको जरूरत नहीं है, वो अब हमें ऐसे ही प्राप्त होगा, क्योंकि दूरी क्या है, सीमित, तो वैसे भी प्रतिबिंब बनना ही है। लेकिन इसमें प्रेक्षण उत्तल लेंस के साथ लिया जा सकता है, इसमें पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, जब तक आप उत्तल लेंस नहीं रखोगे तब तक किरणें तो समांतर रहेगी, सीधी रहेगी, और सीधी किरणें आगे जाके मिलेगी नहीं, यानी कि अनंत पर होगी, वो तो अनंत को हम देख नहीं सकते। तो यहाँ अगर हमें क्या चाहिए, प्रेक्षण, तो हमें क्या काम में लेना पड़ेगा जी, उत्तल लेंस काम में लेना पड़ेगा। अब देखिए चौथा, इसमें विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र, मैं उस मध्य बिंदु की बात कर रहा हूं जो हमने देखा है पहले, तो क्या इसमें विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र विवर्तक के आकार के अनुसार दीप्त व अदीप्त होता है। अच्छा ये जो केंद्र की मैं बात कर रहा हूं, पर्दे पे जो सेंटर पॉइंट है, ये प्रकाशमान रहेगा या अंधेरा, भाई यहाँ पे फ्रिंजें मिलती है, एक डार्क और एक सफेद, एक वापस डार्क सफेद, तो इस तरीके से। तो क्या ये मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु डार्क रहेगा या ब्राइट रहेगा, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये निर्भर करेगा किस बात पर, कि इसका आकार क्या है, द्वारक का, या द्वारक कह सकते हो, विवर्तक कह सकते हो, एक सेकंड प्रकाश स्रोत इसे कह सकते हो, तो इसके आकार पर निर्भर करेगा ये। यदि आकार कम ज्यादा हुआ तो ये क्या मिलेगा, दीप्त, और नहीं तो क्या मिलेगा, अदीप्त, यानी कि दोनों ही स्थितियां बन सकती है इसके आकार के कारण। लेकिन इसमें यानी कि फ्रॉनहाफर विवर्तन में क्या होता है, इसमें विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र सदैव हमेशा ही कैसा मिलेगा, दीप्त, क्योंकि यहाँ ये जो लेंस है, ये उत्तल लेंस है, किरणों को एक जगह कर देगा, और जब सारी तरंगे, प्रकाश की तरंगे है तो सारी तरंगे एक जगह हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे इस बिंदु पर क्या मिलेगा, प्रकाश, यानी कि ये क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज होगी। हाँ, तो ये केंद्र जो विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र, प्रतिरूप आगे जो प्रतिरूप बन रहा है, स्क्रीन पे जो प्रतिरूप बन रहा है उसकी बात करें, तो विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र, वो केंद्र क्या रहेगा, ब्राइट, लेकिन इसमें क्या रहेगा, द्वितीय अदीप्त, दोनों हो सकते हैं, ब्राइट हो सकता है या फिर डार्क हो सकता है। तो मेन रूप से आपको ये 4 अंतर याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में अंतर को लेकर भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। अब दोस्तों व्यतिकरण और विवर्तन ये दोनों घटनाएं हम पढ़ चुके हैं, और अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन
दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, पहले तो ये घटना कला समन स्रोत से निकली तरंगों के अध्यारोपित होने पर संपन्न होती है। यानी कला समन स्रोत के बारे में हमने पढ़ा है, यानी एक ऐसा स्रोत जिससे निकलने वाली किरणें समान दिशा में रहे, उसकी आवृत्ति समान रहे, तीव्रता समान रहे, सारी चीजें। तो यदि प्रकाश की किरणें या तरंगे कला समन स्रोत से निकलती है और वो कहीं आगे जाके दो तरंगे अध्यारोपित होती है, तो उससे एक परिणामी तरंग का निर्माण होता है और उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। लेकिन विवर्तन में क्या होता है? विवर्तन में कला समन स्रोत का होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि ये घटना एक ही तरंगाग्र से, हमें पता है कि द्वितीयक तरंगिकाएं बनती है और वो द्वितीयक तरंगिकाएं अगर आगे जाके अध्यारोपित होती है तो घटना होती है कौन सी? विवर्तन की। फिर से सुनिए कि अगर एक ही तरंगाग्र के, एक तरंगाग्र बन रहा है, चाहे वो गोलीय बन रहा है या फिर बेलनाकार, तरंगाग्र के द्वितीयक तरंगिकाएं जब बन जाती है और वो जब आगे जाके अध्यारोपित होती है, अच्छा जरूरी नहीं है कि दो, यहाँ पर जरूरी है दो तरंगे मिलकर एक परिणामी तरंग बनाए, लेकिन इसमें तरंगे दो के बजाय अनंत भी हो सकती है। तो जब भी द्वितीयक तरंगिकाएं आपस में अध्यारोपित होती है तो घटना होती है विवर्तन की। ये इसका पहला अंतर है और परिभाषा भी इसे कह सकते हैं। केंद्रीय बिंदु हमेशा चमकीला प्राप्त होगा। अच्छा, मध्य में जो पर्दे पे स्क्रीन पे जो केंद्र बन रहा है, केंद्रीय बिंदु है, वो बिंदु हमेशा ही विवर्तन की स्थिति में वो बिंदु कैसा रहेगा? चमकीला। और अगर फ्रिंजे विवर्तन में बन रही है तो सीमावर्ती जो दोनों फ्रिंजे हैं, सीमावर्ती से मेरा मतलब है कि सबसे नीचे वाली फ्रिंज है और सबसे ऊपर वाली फ्रिंज है, वो रहेगी डार्क। लेकिन केंद्र बिंदु पे यानी इसके मध्य में जो फ्रिंज यहाँ पे आएगी वो हमेशा ही कैसी होगी? ब्राइट। तो इस बात का ख्याल रखिए पूरा कि केंद्रीय बिंदु पर, केंद्रीय बिंदु ही हमेशा क्या हो जाएगा? चमकीला, यदि उस पे फ्रिंज आ रही है। लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होगा। विवर्तन में घटना द्वारक के आकार पे डिपेंड होगी। विवर्तन की घटना, हालांकि हम फ्रॉनहाफर विवर्तन को छोड़ के चले एक बार फ्रेनेल विवर्तन की बात करें तो उसमें तो हमेशा ये होगा कि द्वारक यानी विवर्तक के आकार पे डिपेंड होगा उसका मध्य बिंदु, या वो डार्क बनता है या फिर वो ब्राइट बनता है। ये स्थिति बिल्कुल वहां द्वारक पे डिपेंड होगी। तीसरा अंतर इसमें क्या है कि चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। अच्छा, चमकीली जो फ्रिंजें वहां पे बन रही है उनकी तीव्रता को अगर हम देखें तो वो सबके लिए क्या है? समान। और यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट और भी है, हमने डेरिवेशन के थ्रू ये प्रूफ किया है कि सभी फ्रिंजों की चौड़ाई भी क्या होती है? समान। व्यतिकरण जैसी घटना में फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? समान। और वहां आपको यदि याद हो तो हमने अल्फा माना था चौड़ाई के बराबर में और बीटा, तो ये दोनों क्या थे? बराबर। अल्फा बराबर बीटा जैसी स्थिति भी आपने निकाली है। लेकिन विवर्तन में क्या होगा कि केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता, अच्छा केंद्र में जो फ्रिंज बन रही है उसकी तीव्रता ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा ऐसा मान सकते हैं, और जो बाद में नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जो भी आपको फ्रिंजें मिल रही है उनकी तीव्रता लगातार घटती चली जाएगी। जैसे अगर हम डायग्राम के साथ इसे देखना चाहें तो ये होगा, मध्य में जो आप देख पा रहे हैं, मध्य में जो भी फ्रिंज है उसकी तीव्रता ज्यादा होगी और उसके बाद घटती चली जाएगी। है ना, बिल्कुल ही फ्रिंज छोटे होते चले जाएंगे, उसकी जो तीव्रताएं हैं वो कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये स्थिति इसकी बनती है, ठीक है ना। लेकिन आप ये याद रखिए कि मध्य में जो भी यहाँ पे आ रहा है, मध्य में जो फ्रिंज है वो सबसे क्या होगी? ज्यादा। और उसके बाद फ्रिंजे ऑटोमेटिक, चाहे तो आप ऊपर की तरफ फ्रिंजों को देख पा रहे हैं या फिर नीचे की तरफ, वो अपना आप कम होती चली जाएगी, उनकी तीव्रता के मान में कमी आएगी। और फ्रिंजों की चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। अच्छा, इसमें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है, लेकिन यहाँ वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। फ्रिंजों की चौड़ाई भिन्न भिन्न होगी, चौड़ाइयाँ अलग अलग, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये मोटी है, छोटी छोटी और अंत में सबसे छोटी। तो इस तरीके से आपको इसका प्रतिरूप मिलता है विवर्तन के लिए यानी कि डिफ्रैक्शन के लिए, और इस तरीके का प्रतिरूप आपको मिलता है व्यतिकरण के लिए। लेकिन याद रखिए कि दोनों ही जो घटनाएं हैं उन दोनों घटनाओं में प्रकाश को पर्दे पे लिया जा सकता है, स्क्रीन पे उसे देखा जा सकता है और वहां फ्रिंजें भी मिलती है, यानी कि डार्क फ्रिंज जिसे आप कह सकते हो और ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज से मेरा मतलब है कि यदि प्रकाश सीधा जा रहा है तो उधर का जो बिंदु है वो प्रकाशमान हो रहा है, और यदि प्रकाशमान हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो फ्रिंज कैसी है? बिल्कुल एक ब्राइट फ्रिंज है। और यदि
डार्क की स्थिति, अंधेरा हो रहा है तो अंधेरे को हम करेंगे वहां पे डार्क। तो ये होता है व्यतिकरण और विवर्तन। तो ये दोनों ही घटनाएं आपके सामने। अच्छा, इसमें विवर्तन और व्यतिकरण में भी अंतर कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान इसके बारे में भी रखना है कि विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर क्या है। मिनिमम 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये होता है व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में। अब दोस्तों, क्योंकि व्यतिकरण हम पढ़ चुके हैं, विवर्तन हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, विवर्तन का एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, एकल स्लिट से विवर्तन। एक जो झिरी होती है, एकल स्लिट होता है, उससे व्यतिकरण किस प्रकार का होता है, तो ये डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। फिलहाल इसको यहीं खत्म करते हैं।